आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। अभी चुनाव में, पंचायत चुनाव में तो उन्होंने ऐलान कर दिया हम जा रहे हैं अकेले, आगे अभी फिक्स नहीं है। हाँ, विधानसभा में भी कोशिश तो हम करेंगे। मसूद साहब लेकिन चाहते हैं कि सिंगल लड़े। हाँ, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ, मैं बिल्कुल है। देखिए, जब तक आप एक मैसेज देते रहोगे कि साहब आप बीजेपी को हराने के लिए मोर्चे बना रहे हैं, ये बीजेपी कभी नहीं हारेगी। अरे लड़ो सब लोग, पता चल जाएगा जिसमें जितना दम है। देखिए, ये कांग्रेस का अपना फैसला है। कांग्रेस एक पार्टी है, वो अपना फैसला ले सकती है। तो कांग्रेस ने अपना फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी तो हमेशा से जमीन पे रहती है, जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है और अपने लोगों के साथ काम करती है। अब जहाँ तक उनका कांग्रेस का जो फैसला लिया है, कांग्रेस के अपने हिसाब से लिया होगा। समाजवादी तो अपना चुनाव लड़ते ही है। अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा, तो मुझे लगता है कि एक सामान्य सी बात उन्होंने कही है। और पंचायत चुनाव में संगठन मजबूत हो, हमारा भी, बाकी हमारे गठबंधन सहयोगियों का भी तो अच्छा ही रहेगा। तो ऐसा तो एनडीए में भी ऐसा ही है। पंचायत चुनाव तो वो भी अलग अलग लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर तो कोई चुनाव नहीं लड़ सकती है। कांग्रेस का हाथ अब बिना किसी सहारे के बढ़ नहीं सकता है। कांग्रेस को अब किसी न किसी और का हाथ चाहिए, तभी उनका हाथ आगे बढ़ पाएगा। कांग्रेस पार्टी बार बार आईने को दोष दे रही है, अपने चेहरे को नहीं संभाल रही है। उनके चेहरे पर जो धूल है उसको साफ करना चाहिए। आईने को साफ करने से शक्ल नहीं बदलेगी। तो महाबहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। दो महाशक्तियों की मुलाकात की खबर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रिसीव किया है एयरपोर्ट पर। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे ही दो महाशक्तियों का मिलन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया है। मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर उसके बाद एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले रिसीव किया प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर व्लादिमीर पुतिन को, और उसके बाद वो एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का प्लेन उतरा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़कर खुद पुतिन की अगवानी की। पीएम मोदी और पुतिन का एक साथ डिनर का भी प्रोग्राम है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत में 36 घंटे का कार्यक्रम है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने अगवानी की है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। गले मिले। जब भी मिलते हैं दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमेशा गले मिलते हैं। वो गर्मजोशी जो हमेशा से भारत और रूस के संबंधों में रही है, वो दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं वो बाकायदा जेस्चर्स के तौर पर जरूर सामने आता है। उसके बाद एयरपोर्ट पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया रूसी राष्ट्रपति के वेलकम के लिए, और फिर एक ही गाड़ी में बैठ करके रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और दोनों का आज डिनर का कार्यक्रम भी है। आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति का भारत में 36 घंटे का कार्यक्रम है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। लौटते हैं अपनी डिबेट की ओर। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत चुनाव है और 2027 में विधानसभा चुनाव, और इसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं यूपी में एसपी कांग्रेस के गठबंधन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन विधानसभा में भी अकेले लड़ना चाहिए ताकि सभी को अपनी अपनी ताकत का अंदाजा हो जाए। वहीं बीजेपी की 2027 को लेकर तैयारी जोरों पर है। एसआईआर को लेकर योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़े निर्देश दे रखे हैं। वहीं बीजेपी के साथ आरएसएस लगातार मीटिंग्स कर रही है और 27 के लिए प्लान बना रही है। बीजेपी में भी नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। 2027 के लिए किसकी कितनी तैयारी, आज इसी पर करेंगे महाबहस। और जो गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता।
भुवन जोशी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रदीप सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। ओम सुधा जी दलित चिंतक हमारे बीच में हैं और विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का स्वागत है। महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं, फिर करेंगे डिबेट की शुरुआत। 2027 की महाभारत, किसकी कितनी तैयारी? 2027 से पहले पंचायत चुनाव भी हैं और उससे पहले किस तरह संगठन को मजबूत कर रही हैं पार्टियां, अपने अपने अलायंस पार्टीज के साथ किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, और 2027 की महाभारत के लिए क्या अभी से ही पंचायत चुनाव जो सामने है उससे कई तरह के नतीजे जो है देखने की तैयारी है, उससे कई तरह के निष्कर्ष निकलने की तैयारी है। बिहार हार पर क्लेश, अलग होंगे राहुल अखिलेश, क्योंकि इमरान मसूद कह रहे हैं कि भाई पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए, भले ही वो उस बात की दलील दे रहे हो कि पता लग जाएगा किसमें कितना है दम। तो अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का गठबंधन है यूपी के अंदर। कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, इमरान मसूद कह रहे हैं अलग अलग लड़के देखना चाहिए। तो इसको लेकर भी कई तरह के वार पलटवार और बयान हैं। मायावती भरेंगी हुंकार, नोएडा रैली से ललकार। वहीं 6 दिसंबर को एक बड़ी रैली मायावती जो है वो करने जा रही हैं नोएडा के अंदर, और इसको भी एक तरह के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव नजदीक है और उसके बाद नजदीक है 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी के अंदर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवालों की शुरुआत संजय चौधरी जी आप ही से कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि 2027 से पहले जो पंचायत चुनाव है उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ सकते हैं। इमरान मसूद पॉडकास्ट में आए हमारे, उन्होंने बात कही कि किसमें कितना है दम दिख जाएगा, अलग अलग लड़ना चाहिए। अब इस पर सवाल पूछा गया तो ये भी कहा गया कि भाई एनडीए की भी तो पार्टियां जो उसके अलायंस है वो भी तो लड़ते हैं अलग अलग, इसमें क्या टूट की बात हो गई या इसमें क्या गठबंधन फूट की बात हो गई? पंचायत चुनाव तो वो भी अलग अलग लड़ते हैं। देखिए, जो राजनीतिक दल हर चुनाव में चेहरा बदल बदल कर दूसरे की बैसाखी पर सवार होकर आते हैं और हार के बाद वो साथ छोड़ देते हैं। 19 में हमने देखा समाजवादी पार्टी बसपा के साथ लड़ी, हार गई, गठबंधन टूट गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ी, उसके बाद हार गई तो फिर साथ छूट गया। वैसे ही बिहार में हम देखते हैं कि कांग्रेस लालू जी के साथ लड़ी, हार गई तो वो हालत ये हो गई है। और उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, निश्चित रूप से ये बैसाखी पर सवार गठबंधन बहुत अधिक दूरी तक साथ नहीं चल पाया, क्योंकि ये सत्ता के लिए गठबंधन करते हैं, कोई सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो एसआईआर फॉर्म को भरकर सारे मतदाताओं को मतदाता सूची में एक साथ जोड़ना हो, चाहे वो सरदार पटेल की 150वीं वर्षगांठ पर सारे विधानसभा क्षेत्रों में निकलने वाली एकता यात्रा हो, जिसके माध्यम से हजारों हजार लोग विधानसभा के क्षेत्र पर जुट रहे हैं और यात्राएं निकाल रहे हैं। और हमने देखा है कि अभी हमने एक अभियान लिया है कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है, तो देश प्रेम से पूरे देश को जोड़ने वाले वंदे मातरम गीत के गायन के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं हम। और इसी के साथ साथ अहिल्याबाई होलकर की 350वीं वर्षगांठ है, उसको लेकर भी महिलाओं के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी अपने संदेश को तो ये सब आपकी रणनीति का हिस्सा रहेगा। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वो आपकी चुनावी रणनीति का हिस्सा रहेगा, इसके माध्यम से आप लोगों को और वोटर्स को जोड़ेंगे, ये आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से हम सभी को जोड़ रहे हैं। संजय जी, मैं लौटूंगी एक बार, सभी लोग अपनी बात रख दें एक एक बार आधार पर आगे बढ़ें। डॉक्टर भुवन जोशी, एसआईआर चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज लखनऊ की मेयर खुद निकली, वो गई कच्ची कॉलोनियों और झुग्गियों में, और जितना अपडेट मेरे पास है बताया जा रहा था कि 100 लोग तब तक निकल चुके थे जिनके पास कोई पत्र वत्र नहीं था, कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं था। लिस्ट बन रही है बांग्लादेशियों की, रोहिंग्याओं की यूपी के अंदर, और डिटेंशन सेंटर बनाने के भी आदेश हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी है और अगर सांसदों का हिसाब लगाया जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी के से भी बड़ी पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर का जो दुरुपयोग करके वहां बिहार में जो सत्ता को छीनने का काम करा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हम होने देंगे। एसआईआर प्रहरी के रूप में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा वोट बनवाने के लिए इस दिशा में हमारे बीएलए और पूरे हमारे जिले की यूनिट, महानगर की यूनिट, हमारे यहाँ प्रदेश की यूनिट और सेंट्रल लेवल से हम लोग भी अब जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, तो ये हमारी तैयारी है। और आज जिस विषय पे आपने चर्चा चलाई है आस्था जी, आप जानती हैं मैं विषय से भागने वाला व्यक्ति नहीं। आपने जो चर्चा चलाई कि अलायंस की, अभी भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे अलायंस हैं, वो लोगों को भी देखा जाएगा। लोक दल है इनके पास
राजभर साहब है, निषाद साहब है और अनुप्रिया पटेल है, वो लोग क्या स्टैंड लेती है वो भी आपके सामने आ जाएगा। और रही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहा था कि कई जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने आप को लीडर से बड़ा कर देते हैं, वो फैसला खुद ले लेते हैं, जबकि हालांकि उनके आप इमरान मसूद की ओर इशारा कर रहे हैं? आस्था जी, पूरा देश समझदार है, आप तो बहुत जागरूक पत्रकार हैं। मैं उस विषय को कहना चाहता हूं जो विषय मुझे कहना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं वो माननीय राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी का फैसला है कि वो किसमें साथ लड़ेंगे, कैसे अलायंस होगा, कि उनका फैसला हम लोग समाज। ठीक है, चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में इस पर एक टिप्पणी में, अच्छा ठीक है, चलिए 10 सेकंड पूरा कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके साथ जो अभी कह रहे थे आपके चैनल में कि अपना बल देखना चाहिए, बल निकल जाएगा। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ 2024 का चुनाव अगर आप समाजवादी पार्टी के अलायंस में निकल जाते तो प्रदेश ने भी आपके बल को निकलते हुए देखा हुआ। चलिए ठीक है, प्रदीप सिंह जी, आप सुन ही रहे होंगे टिप्पणी। और दूसरी तरफ इमरान मसूद साहब का सजेशन, और वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से कह रहे हैं कि भाई पार्टियों को अलग लड़ना चाहिए चुनाव, पंचायत चुनाव अलग लड़ना चाहिए। अब खुल के बयान दे रहे हैं इस तरह इमरान मसूद, अलग अलग मंचों पर वो इसको बार बार दोहरा चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि अलग राहें होंगी पंचायत चुनाव में सपा और कांग्रेस की? और जैसा इमरान मसूद कह रहे हैं कि देख लेते हैं किसमें कितना है दम। प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, उनको आवाज नहीं आ रही है, लौटेंगे हम उनके पास, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं ओम सुधा जी, दलित चिंतक हमारे बीच में। इस बीच बहन जी मायावती भी एक बड़ी रैली करने जा रही है ओम सुधा जी 6 दिसंबर को। आपको लग रहा है कि जो आने वाला पंचायत चुनाव है या जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें बसपा अपना पूरा जोर लगाएगी, पूरे दमखम के साथ लड़ेगी, खाली एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर जो वो साबित होती है ये पूर्ण चुनाव में, वो परिस्थिति नहीं होगी? देखिए, मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहना अपने ही आप में जो है हास्यास्पद है, क्योंकि आज भारतीय राजनीति में जितने कैडर बेस्ड जितने राजनीतिक दल हैं, मुझे लगता है उसमें बहुजन समाज पार्टी भी एक पार्टी है जिसमें कैडर बेस्ड कार्यकर्ता है। दूसरी बात जिसको आप चर्चा से बिल्कुल अलग कर दे रही हैं, इस बार आजाद समाज पार्टी भी एक फैक्टर रहेगा। आप देख रही होंगी कि इन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया अलग अलग शहरों में, और लगातार जो है चंद्रशेखर आजाद जो है आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नगीना के सांसद, वो भी लगातार अलग अलग जो है रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग आयोजन कर रहे हैं। 6 दिसंबर को उनकी भी एक रैली है, अभी मध्य प्रदेश में होनी है, और यूपी के कई जगहों में उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, बड़ी बड़ी रैलियां की है। तो आप आजाद समाज पार्टी फैक्टर को भी जो है इग्नोर करके हम लोग नहीं चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दोनों भारत के जो है राजनीतिक रूप से सबसे जो है मजबूत गढ़ माने जाते हैं, और इसको कहा जाता है कि देश की राजनीति यूपी बिहार होकर गुजरती है। तो यूपी का जो चुनाव होना है बहुत दिलचस्प होना है, न केवल बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना अस्तित्व बचाए रखने का सवाल है, बल्कि आजाद समाज पार्टी को भी खड़ा होने का समय है। हर जगह आप देखिए, मुझे आपकी आवाज नहीं, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आप कह रहे हैं ना बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, यूपी का चुनाव बहुत बड़ा होने जा रहा है। माना तो ये 2022 में भी जा रहा था, लेकिन बसपा ने नहीं लड़ा पूरे दम से चुनाव। आप नतीजा देखिए, जितनी सीटों पर सेकंड नंबर पे रही समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वहां कितने वोट मिले, कितने वोट से भाजपा का कैंडिडेट वहां पर जीता। क्या कई सीटों पर ये तय फैक्टर नहीं हो गया? आपको बुरा लग रहा है सुनकर के वोट कटवा क्यों कहा गया? आप नतीजे उठा करके देखिए, कितनी सीटें हैं बसपा के पास? आप बताइए, केंद्र में कितनी सीटें हैं विधानसभा में बसपा के पास? आप बताइए मुझे। मैं बुरा लगने की बात ही नहीं कर रहा, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त पार्टी है, जिसका 4-5 बार मुख्यमंत्री रहा, आप वोट कटवा कह देंगे तो ठीक नहीं लगता है। बेहतर है वर्तमान की स्थिति को समझा जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए और उससे आगे बढ़ा जाए। जब इतिहास लिखा जाएगा, जब बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाएगा तो ये सारी बातें होंगी उसमें। और वर्तमान में क्या स्थिति है ओम सुधा जी? हम तो भविष्य की बात कर रहे हैं ना, 26 का चुनाव, 27 का चुनाव। बहरहाल विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। और प्रदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, स्पष्ट आ रही। हाँ, ठीक है। सवाल मेरा यह था कि इमरान मसूद कई मंचों से कह चुके कि अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए पंचायत चुनाव में, देखते हैं किसमें कितना है दम।
और वो रुक नहीं रहे हैं, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। फिर हमारे पॉडकास्ट में आए, फिर इस बात को कहकर गए। मतलब ये माना जाए कि अब पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ेंगी सपा और कांग्रेस। तो देखिए, पंचायत चुनाव की बात नहीं है। आप देखिए, हम कांग्रेस पार्टी अपने एलआई पार्टनर का पूरी तरह से सम्मान करती है। हम समान विचारधारा के लोगों के साथ एलआई पार्टनर के साथ हम राजनीतिक काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम पंचायत चुनाव में किस हैसियत से जाएंगे। अभी यहां आपके चैनल पर बैठकर ये इस बात की घोषणा करने की स्थिति में हम नहीं है। लेकिन हम एक बात कहेंगे, अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम बातें कही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए आपने एलआई पार्टनर का कितना सम्मान करते हैं, और चुनाव जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास ही कहां रखती है। वो तो लगातार चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपहरण करने पर विश्वास रखती है। चाहे महाराष्ट्र की बात ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव, इनका एलआई पार्टनर कोई है तो चुनाव आयोग है। अब महाराष्ट्र के चुनाव में फैसले तक पे चर्चा नहीं हो रही है। 11 लाख वोटर सवाल खड़े हो रहे हैं। माफी के साथ आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोक रही हूँ। मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है और मैं लौटूंगी तो आप ही के वक्तव्य से हम शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए, आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर एक तस्वीर है। इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर यही है, दो महाशक्तियों का मिलन, रूस और भारत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट से वापस आए तो एक ही गाड़ी में आए, और ये उस वक्त गाड़ी के अंदर की तस्वीरें हैं। दोनों आपस में गले भी मिले जब पहली बार मिले, और एक ही गाड़ी में बैठकर आप देख रहे हैं कि किस तरह एक लाइटर नोट पर दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष दिख रहे हैं। और उसके बाद आज डिनर का भी कार्यक्रम है। चलिए, इस अपडेट पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिर से लौटते हैं डिबेट पर। प्रदीप जी, बात पूरी कीजिए अपनी। निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ अपने गठबंधन के साथ खड़े हैं, और गठबंधन ईमानदारी के साथ चुनाव के मैदान में होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी तमाम तरह की बात करें, तो हमने अभी कहा कि अपने एलआई पार्टनर पर किस तरीके की स्थितियां, कितना विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे देश ने देखा है। आप महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए, आप बिहार के चुनाव के बाद की परिस्थितियां देख लीजिए, आप किस तरीके से बार बार एलआई पार्टनर को कहीं न कहीं कमजोर करने का षड्यंत्र अगर कोई रखता है तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी रखती है। और इनका एलआई पार्टनर कोई ईमानदार एलआई पार्टनर कोई है तो चुनाव आयोग है। आज भी महाराष्ट्र के चुनाव पर कोर्ट की टिप्पणी, कोर्ट के आदेश के बाद भी इस पर चर्चा नहीं हो रही है। अब आप उत्तर प्रदेश की भी स्थिति देख लीजिए। आप उत्तर प्रदेश में तो तमाम साथियों ने हिंदुस्तान में जान दी, और एसआईआर पे किस तरह की चर्चा हो रही है। तो निश्चित तौर पर आज जब पंचायत का चुनाव होगा तो किसानों की आय दूनी पर बात होगी, किसानों की हालत पर बात होगी, और इन मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए, जो ये सारे मुद्दे आप उठा रहे हैं, वो मुद्दे आप उठाएंगे। लेकिन सवाल ये था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या पंचायत चुनाव में अलग अलग लड़ते हुए दिखेंगे, जिसका जिक्र बार बार इमरान मसूद कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं देख लेते हैं किसमें कितना है दम, क्योंकि शायद अच्छा नहीं लगता कांग्रेस को बार बार उनको ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगर सपा ना होती तो उतनी सीटें भी ना मिलती पिछले चुनावों में। विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी बताइए, एसआईआर चल रहा है, लिस्ट यहां पर बन रही है, खुद ग्राउंड पर आप देख रहे हैं कि पुलिस अधिकारी, मेयर, सभी लोग अलग अलग जगहों पे, लेकिन उसके साथ साथ पंचायत चुनाव की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी में बहुत जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि ओबीसी या किसी दलित चेहरे को मौका दिया जा सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हमेशा पार्टियां अलग अलग लड़ी है, उसमें गठबंधन नहीं लड़ा है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस चौथे नंबर पे थी, हालांकि सबसे ज्यादा निर्दलीय जीत के आए थे जिला पंचायत सदस्यों में। उसके बाद बीजेपी थी, और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मामूली 8-10 सीटों का अंतर था। लेकिन जब बात जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनने की आती है तो ज्यादातर बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे, सदस्य उन्हीं को वोट दे देते हैं। ये एक पैटर्न है उत्तर प्रदेश में 2007 के बाद से यही चल रहा है कि रूलिंग पार्टी के सबसे ज्यादा जीत के आते हैं और सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष उन्हीं के बन जाते हैं। अब जहां तक मतदाता सूची की बात है तो पंचायत के चुनाव में ये मतदाता सूची काम नहीं करती है, उसके लिए सेपरेट एक स्थानीय निकाय, पंचस्थानिक स्थानीय निकाय चुनाव आयोग है, उसकी मतदाता सूची काम करती है। ठीक है। अब बीजेपी के भी जो एलाइज हैं, चाहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, निषाद पार्टी, ये लोग भी अपने प्रत्याशी, पिछली बार भी जो इनके अलायंस थे उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा था, कांग्रेस और सपा भी अलग अलग लड़ी थी। तो पंचायत चुनाव ऐसा चुनाव है जहां आप सीटों का तालमेल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां बहुत लोकल चुनाव होता है, सदस्य खड़े हो जाते हैं और वो लड़ते हैं। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो खुद भी लड़ जाएंगे और जीत के आ जाएंगे, तो आप उनको अपने साथ रखिए, उनको पार्टी से बाहर कर दीजिए, ये एक समस्या पैदा होती है, तो इनका संगठन कमजोर हो जाता है। पिछली बार भी कांग्रेस ने यही किया था
कि उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए थे, बहुत सी जगह जिनको इन्होंने टिकट दिया दूसरे लोग खड़े हो गए। बीजेपी के साथ भी ऐसे ही होता है, सपा के साथ भी ऐसे होता है। तो पंचायत चुनाव बिल्कुल अलग पैटर्न के हैं। ठीक है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जहां तक बात है, लंबे अरसे से इंतजार हो रहा है कि बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित करेगी, और मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव भी हो गया, अब शायद उम्मीद है कि अब घोषित होगा। कांग्रेस के पास उनका प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन बयान दूसरे लोगों के ज्यादा चर्चित बिल्कुल, होते हैं। इमरान प्रदेश मसूद अध्यक्ष जिस के हिसाब से एक्टिव हैं और बयान दे रहे हैं, अगर कयास भरे बयान कोई नेता बार बार नहीं देता, रुकवा दिया जाता है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली उत्तर प्रदेश की राजनीति में चीजें ही बहुत बदल गई हैं। पार्टियां कुछ सोच रही हैं, उनके नेता और कार्यकर्ता कुछ और सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 21st सेंचुरी में जो हमने 25 साल पूरे किए हैं उसका पूरा असर है यहाँ पे। ठीक है, संजय चौधरी जी बताइए, इसमें क्या नया? पंचायत चुनाव तो अलग अलग लड़ती ही हैं पार्टियां, तो इस ऐसे में ये कहना कि भाई किसका गठबंधन कहाँ है, क्या ये बातें फिलहाल जिक्र में नहीं आनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि बिना किसी निर्णय पर केवल नेताओं का यह बोल देना कि हम अलग अलग लड़ेंगे और उनके प्रवक्ताओं का यह कहना कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, ये बताने के लिए अपने आप पर्याप्त साक्ष्य हैं, पर्याप्त इसका मैं समझता हूं कि नमूना हमको दिखाई दे रहा है कि नेतृत्व के में बैठे हुए लोग कुछ बोल रहे हैं और आधिकारिक प्रवक्ता उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि उन राजनीतिक दलों के गठबंधन में एक मतता नहीं है कि हमें किस रास्ते पर जाना है, और जो किसी रास्ते पर जा रहा है और उसको पता ही नहीं है कि हमें किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है, कैसा जाना है, तो इसका मतलब है कि उनके मन में अभी कोई रास्ता नहीं है कि उन्हें कहाँ पहुँचना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने कार्यक्रमों के आधार पर और कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, और मुझे लगता है कि चूंकि हर निर्णय में जनता की भागीदारी होगी, वो चाहे पंचायत का चुनाव हो या कोई और आम चुनाव हो या कोई उपचुनाव हो, निश्चित रूप से जनता ही उसमें वोट डालती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के आधार पर जनता के बीच में जा रही है, और मैंने जैसे बताया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों को सजाया है। सरदार पटेल की जयंती से लेकर और वंदे मातरम के गीत के गाने के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में है, निश्चित रूप से जनता के बीच में जुड़े रहने की शक्ति के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव का भी सामना करेगी और उसमें जीत हासिल करेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़ने के कार्यक्रमों को लगातार चलाकर जनता से अपना संवाद बनाए रखे है, और इसी संवाद की शक्ति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में जीत हासिल करेगी। ठीक है, डॉक्टर भुवन जोशी, ये जो SIR चल रहा है और यूपी में जितनी तत्परता से लिस्ट बनाई जा रही है, कौन घुसपैठिया है, किसके पास पेपर्स नहीं है, कौन बांग्लादेशी है, मेयर खुद उतरी है आज ग्राउंड पर, और बिजली कर्मचारी को डांट रही थी कि कैसे बिजली सप्लाई कर दी, ये सब कुछ अवैध है। तो अब बताइए, इसके पीछे कोई राजनीति होनी चाहिए या ये सब कुछ सही हो रहा है? सहयोग है आपका? देखिए, जब घुसपैठियों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही क्वेश्चन कर रही है, भारतीय और देश की जनता क्वेश्चन कर रही है। 11 साल से मोदी जी की सरकार और 8 साल से योगी की सरकार के रहते हुए भी अगर घुसपैठी है तो पता चलता है कि इनका होम मिनिस्टर क्या काम कर पा रहे हैं। ये देश और प्रदेश समझ रहा है इस बात को। रही बात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, आपने मुझे बैठाने का काम करा है। संजय जी ये बताने में अक्षम रहे कि टॉप लीडरशिप डिसीजन करती है, और टॉप लीडरशिप जो डिसीजन करती है उसको हम जैसे साधारण जो वर्कर है वो उसको फॉलो करने का काम करता है। यही पॉलिटिकल पार्टियों में होता है। निश्चित तौर पे जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको लोग गंभीरता से लेते नहीं है, और निश्चित तौर पे राहुल गांधी, माननीय अखिलेश यादव जी, खड़गे साहब, ये हमारी टॉप लीडरशिप जो है फैसला करेगी, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये कोई बड़ा विषय नहीं है। नंबर 2 विषय जो है तो माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है PDA का, उसको 2024 में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने अपना बहुत बड़ा समर्थन दिया, और उसके कारण आप ये देख पा रही है कि हमारी 38 सीटें और 6 कांग्रेस की सीटें आने का काम हुआ। एक बहुत बड़ा मैसेज उससे पूरे देश और प्रदेश में गया है, और जो 80 की बात कर रहे थे उनकी भी हवा निकालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने का काम करा, और 400 पार की जो बात कर रहे थे उनको 240 पर रोककर इस देश की जनता ने मैसेज दिया कि अहंकार का इस देश की राजनीति में कोई स्थान नहीं। निश्चित तौर पर हम लोग अपने कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा काम इस समय जो है, हमें लगता है कि जो हमारे BLA ने काम करा है, जो हमारी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने काम करा है, और ऐसा ही तो बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है उसको निभा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि SIR में
समाजवादी पार्टी के अपने वोटरों को जोड़ने का काम करेगी और इस देश के मतदाता को छीनने का जो काम चुनाव आयोग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उसको रोक लगाने का काम करें। ठीक है। ओम सुधा जी, बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष या तो ओबीसी हो सकता है या दलित हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं जोरों पर है। देखिए, बीजेपी का एजेंडा स्पष्ट है। वो कोई ओबीसी और दलित को अध्यक्ष बनाए या राष्ट्रपति बनाते हैं, वो हक अधिकार देने के लिए नहीं बनाते हैं। वो बस जो है न उनको भागीदारी से मतलब होता है, बस उनको वोट बैंक से मतलब होता है। ओबीसी इस देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो बीजेपी तो अध्यक्ष बनाएगी तो कुछ भी बना सकती है। हाँ, अध्यक्ष बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, सब कुछ करेंगे वो ओबीसी और दलित आदिवासी को, बस उनका हक अधिकार उनको नहीं देंगे, उनका हक अधिकार छीन लेंगे। अगर उनका हक अधिकार छीनने का इनका नियत नहीं होता तो जो है जिस तरह से इन्होंने आरक्षण खा लिया है, पूरी तरीके से लगभग आरक्षण को खत्म कर दिया है बीजेपी, वो नहीं करता। तो इनको ओबीसी से कोई लेना देना है नहीं, ओबीसी के हक अधिकार से, बस ओबीसी के वोट बैंक से बीजेपी को मतलब है। इस खेल को लास्ट 30 सेकंड संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो दलित चिंतक बात कर रहे थे वो अपनी बात में दो बातें कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बसपा भी शक्तिशाली है और आजाद पार्टी भी शक्तिशाली है, यानी कि दलित वोटों को अपने जेब में लाने के लिए दलित वोट के नेताओं में ही आपस में लड़ाई चल रही है। यह सीधा और साफ संदेश है कि दलित वोटों में ही बिखराव है। तो जहां बिखराव है इसका मतलब वहां एकता नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के आधार पर सभी को लेकर चल रही है। और समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय सचिव है वो अगर कुछ कह रहा है तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा वो संदेश दे रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एकता के साथ सभी के बीच में जाएगा। समय खत्म हो रहा है, मुझे बहस को यहीं विराम देना होगा। सब कुछ जनता तय करेगी अंततः। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को धार दे रही हैं। वहीं बीजेपी की 2027 को लेकर तैयारियां जोरों पर है। एसआईआर को लेकर योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़े निर्देश दे रखे हैं। वहीं बीजेपी के साथ आरएसएस लगातार बैठकें कर रही है और 2027 के लिए प्लान बना रही है। मां बहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।